मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हम वर्ग और वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 6.1 प्रश्नावली चल रही है। 5 तक सवाल कंप्लीट हो गए थे। छठा सवाल देखिए, हम प्रतिरूप पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे छठा प्रतिरूप आया है। इसमें दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यहाँ पे देखो प्रतिरूप को अच्छी तरह से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इसी तरह से फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। उसके बाद में आगे दे रखा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर आ गया 13 का स्क्वायर। ध्यान से समझे इसको और फिर देखना 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है बराबर 21 का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ रिक्त प्लस यहाँ पे 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस रिक्त स्थान ये प्रतिरूप है अपना। तो इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले 1 और अगली संख्या आएगी तुरंत ही 2, 1 और 2, इन दोनों का गुणनफल यहाँ दिया गया है, यानी 1 और 2 ये रेगुलर रहेगी संख्या। 1 के बाद में तुरंत अगली संख्या 2, इन दोनों का स्क्वायर प्लस मिलेंगे और इन दोनों का गुणनफल यहाँ आएगा। जैसे 2 को 1 से गुणा किया 2 आया, 2 का स्क्वायर बराबर जस्ट इसके अगली संख्या इसका। जैसे यहाँ 2 और 3 है तो 2 और 3 का गुणनफल 6 होता है और 6 के अगला वर्ग आएगा, लेकिन ये होने चाहिए प्लस में से। 3 और 4 है तो 3 और 4 को गुणा किया तो 12 आ गया, 12 के अगली संख्या होती है 13। 4 और 5 आया तो दोनों को पहले गुणा कीजिए। 4 और 5 को हम गुणा करेंगे तो 20, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 20 के बाद में 21 आ। यहाँ देखते हैं ये 30 है तो 5 को किससे गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। 7 और 6 है, दोनों को गुणा करेंगे तो 7 और 6 को गुणा करेंगे 42 का स्क्वायर और 42 के बाद में यहाँ आ जाएगा हमारे पास 43 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं एक संख्या और लेते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 8 और 9 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे 72 का स्क्वायर आएगा और बराबर यहाँ पे 73 का स्क्वायर। ये दोनों रेगुलर होगी और ये दोनों रेगुलर होगी। यहाँ पे जो संख्या आएगी वो इन दोनों का गुणनफल आएगी। तो ये इस तरह से अपना प्रतिरूप होता है। उसके बाद में योग 7वां सवाल है। छठा सवाल इतना ही है। 7वां सवाल देखिए, योग संक्रिया किए बिना, आपको योग नहीं करना है इनका, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला सवाल देखिए, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इनका योग किए बिना आपको तुरंत उत्तर बताना है। तो यहाँ पे शुरुआत में देखो, ध्यान रखना, अच्छी तरह से सुनना। पहली विषम संख्या से स्टार्ट करना है, उसके बाद में लगातार या क्रमागत विषम संख्या आएगी। जैसे 1 3 5 7 9 रेगुलर है और स्टार्ट पहली विषम संख्या से हो रहा है। तो यहाँ पे कितनी बार आई है ये संख्याएं? 1 2 3 4 5 बार आई है, तो 5 का स्क्वायर उत्तर आएगा। जितनी बार विषम संख्याएं योग में आई है ना, शुरू से लेके क्रमागत, उनका स्क्वायर कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो हल
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 यानी 5 बार आया तो 5 का स्क्वायर और ये 25 है। आपको योग नहीं करना है, सीधा ये तो 5 का स्क्वायर। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा बता रहा हूँ आपको, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 बराबर, इसका निकालना है। तो सेकंड में देखो कैसे निकालते हैं, हल लगा के 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 15 प्लस 17 प्लस 19 इज इक्वल टू, गिनिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ये नियम केवल विषम संख्याओं में लगता है, और वो भी नियम बीच में विषम संख्याएं छूटनी नहीं चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। पहली विषम संख्या से आपको प्रारंभ करना है तभी लगेगा, वरना ये प्रतिरूप फिर फेल हो जाएगा। तो इसमें आपको ये दो सवाल, एक सवाल खुद को निकालना है, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 19 प्लस 21, इसका मान आपको स्वयं निकालना है। एक ये इनको निकाल लेना है। ये उदाहरण से मान लो 1 प्लस 3 प्लस 9 3 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ये आपको वो निकालना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 7 तक हो गई, सवाल नंबर 7वां था ये 7वां। 8वां इसी टाइप से है, इसका विलोम दे रखा है 8वें को। तो देखिए 8वें को कैसे दिया है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, और दूसरा इसमें 111 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है 8वां। देखिए 8वें का पहला, उनचास को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 49 है 49 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 ही होगा। इसको आप 5 विषम संख्याओं के या 9 विषम संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते। इसका वर्गमूल जितना आएगा, जैसे 7 आया है, उतनी विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हो। जैसे 49 है तो इसका 7 होगा, तो 7 विषम संख्या लिख दो। जैसे 1 से प्रारंभ करना है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या लिख दो। बराबर आप लिखोगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर यानी 49। वो कोई सवाल है पीछे वाला जो 7 था वैसे। अब जैसे मालूम मैं 100 के लिए बात कर रहा हूँ, 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे आप, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका योग करके देंगे ना 10 का स्क्वायर यानी 100 ही आएगा। इस तरह से ये सवाल करना है। तो यहाँ पे हमें 121 दे रखा है। दूसरा सवाल स्वयं करेंगे 121 को। अब 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा। 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ये आपको स्वयं करना है। इसी के साथ में एक और कर लीजिए आप लोगों को 169 को 13 विषम संख्याओं के योग
के रूप में लिखिए, ये होगा आपके पास। तो इस तरह से ये 8वां सवाल अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद में इसमें 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल देखिए, नौवां सवाल है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं है। तो यानी कि ये बहुत ही सिंपल सा है। आप लोगों को इसमें एक सूत्र याद रखना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होगी। जैसे 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ये रेगुलर संख्या में काम करेगा। 8 के बाद में 9 आ गया, जैसे 10 के बाद में 11 आ गया, 12 के बाद में 13 आ गया। तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, सूत्र याद रखना है 2n। n का मतलब यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगा, तो 2 गुणा 8 कर देना है। यहाँ पे 16 संख्या है, इसके बीच में 16 संख्या। तो यहाँ पे देखिए अब एक सवाल है हमारे पास, जैसे 6.1 है, उसका पहला सवाल है 9वें का, 12 और 13, इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्या है देखते हैं। हल 12 और 13 के वर्गों के बीच की संख्या। बीच संख्या सबसे पहले आपको 2n लिखना है और 2 गुणा पहली संख्या लिख देना है 12, यानी 24 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से जैसे मान लो हमें दे रखा है एक दूसरा, और 25 और 26, ये रेगुलर होनी चाहिए भैया संख्या। हल लगा के लिखोगे आप 25 और 26 के वर्गों के बीच संख्याएं, इसमें भी संख्याएं जो 2n, 2 गुणा पहली संख्या क्या है यहाँ पे 25 है, तो बराबर 50 हो। इस तरह से तीसरा आप लोगों को खुद कर लेना है। इसमें है 99 और 100, 99 और 100, इनके वर्गों के बीच में कितनी संख्या है। यहाँ पर 9वें सवाल के साथ में ये 6.1 प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो जाती है। 6.1 प्रश्नावली में इतने हैं। अब हम 6.2 प्रश्नावली देखते हैं। 6.2 में देखिए, का पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, वर्ग आपको ज्ञात करना है। तो इसमें पहला सवाल है, कैसे ज्ञात करना है वो देख लीजिए। एक सवाल के 32 है, तो आप हल लगा के सीधे 32 का वर्ग निकालना है, तो 32 लिखेंगे, इसके आगे 32 का स्क्वायर और नीचे 32 गुणा 32 कर दोगे। अब 32 को 32 से गुणा करके और इसका उत्तर निकाल देना है, 32 को 32 से गुणा करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 1024। इस तरह से आपको इनके वर्ग निकाल देने, यानी उस संख्या को उसी से गुणा कर देना, तो वह उसका वर्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं दूसरा 35 है, तो 35 का हल निकालेंगे तो 35 गुणा 35 करोगे बराबर 35 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास होगा 1225। 1225 हो जाए। बाकी बची हुई संख्या सिंपल सा सवाल था। थर्ड सवाल इसमें है, वो है 86, 40, 93, 50, 71,
1/6, 46, इन सवालों के वर्ग निकालना है। उसके बाद में दूसरा सवाल देखिए, इसको उतार लें, फिर दूसरा देखते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल अच्छा सवाल है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए। त्रिक यानी तीन संख्याओं का समूह है जो पाइथागोरस होनी चाहिए। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? जिसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बराबर अन्य दो संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका एक सदस्य दिया हुआ है, हमें एक संख्या दी हुई है, हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे इसका सूत्र मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। किसी भी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या जिसको m लेते हैं वो 1 से बड़ी है, इसके लिए पाइथागोरस त्रिक है वो 2m, m² - 1 और m² + 1 पाइथागोरस त्रिक होते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें दूसरे का 6, दूसरे का पहला सवाल है 6 के लिए अन्य दो सदस्य आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल, आपको 2m = 6 सम संख्या है तो आपको 2m = 6 कर देना है। या फिर ऐसा याद रख सकते हो, यदि सम संख्या दी हुई है तो m का मान आपका आधा होगा, उस संख्या का आधा हो जाएगा सीधा ही, या 2m = 6 कर देना। तो m बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। इसलिए दूसरी संख्या, क्योंकि पहली दी हुई है हमारे पास 6, दूसरी संख्या होगी हमारे पास m² - 1। m का मान हमारे पास 2 आ गया, 2 का स्क्वायर - 1 यानी कि 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में से 1 उठाया तो 3 हो जाएगा। m² - 1 और यहाँ पे m का मान हमारे पास 3 था, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 उठाया तो 8, तो दूसरी संख्या हमारे पास 8 होगी। इसी तरह से तीसरी संख्या यदि आपको निकालनी है तो m² + 1 हो जाएगा। m का मान यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 1 यानी कि 10। इसलिए पाइथागोरस त्रिक लिख देना आपको। त्रिक बराबर पहली संख्या 6 होगी, दूसरी संख्या 8 होगी जो निकल आए, और तीसरी होगी 10। ये सही है या गलत इसकी जांच कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या वन साइड लिखोगे, एक तरफ 10 का स्क्वायर और दूसरी साइड ये दोनों संख्या 3 को वर्ग को योग में ले लें, तो ये 100 हो गया, यहाँ पे 36 + 64 हो गया और इनका योग हो गया ये भी 100। इस तरह से उसके बाद में हम एक और लेते हैं, जैसे दूसरा लेते हैं 14, दूसरा 14 हल, वही 2m = 14, इसलिए m = 14/2 यानी कि 7। इसलिए दूसरी संख्या m² - 1, m का मान हमारे पास है 7, 7 का स्क्वायर -1 यानी कि ये आ गया हमारे पास 48। उसके बाद तीसरी संख्या निकालेंगे पाइथागोरस त्रिक की। तीसरी
तीसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1। एम का मान यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 50। तो ये हमारे पास हो गया पाइथागोरस ट्रिक। सबसे पहली संख्या हमारे पास 14 थी, दूसरी हमने निकाली थी वो 48 हो गई, और तीसरी 50। इस तरह से ये निकालना है। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सम संख्या में तो आप डायरेक्टली ये लोगे, जैसे उस संख्या का आधा कर दोगे, जैसे 6 था तो उसका आधा 3 कर दोगे, यानी 2m बराबर वो सम संख्या। विषम संख्या में करते हैं तो विषम संख्या में डायरेक्टली जैसे दूसरी संख्या निकालोगे तो m स्क्वायर माइनस 1/2 कर देना है, ये विषम संख्या के लिए होता है, /2। और तीसरी के लिए करोगे तो वही m स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 कर दो, और यहाँ पे m का मान वो का वही रहे। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। कल हम अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। धन्यवाद।